5 अनाथ बहनों का घास घर और कूलर। मैंने घर की छत पर घास लगा दी है। तुम चारों घर पर ही रहना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। माँ, आप कब तक वापस आओगी? पिताजी का इलाज करवाने के बाद? जैसे ही डॉक्टर उनका इलाज कर देंगे तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। कहीं से अगर धूप वगैरह आए तो रेखा बेटा, घास रख दी है मैंने, उस जगह को उस हरे घास से ढक देना। जी माँ। इतना बोलकर सरला कैलाश को सहारा देकर ऑटो में बिठाती है। जैसे ही ऑटो चलने वाला होता है, सरला की बेटी अपनी माँ को पीछे से आवाज लगाकर कहती है, माँ माँ, पिताजी रुको जरा। तभी ऑटो रुक जाता है। क्या हुआ बेटी, क्यों तुमने एकदम से पीछे से आवाज लगाई? माँ, पिताजी मैं आपसे ये कह रही थी कि आप शहर में जा रहे हो तो हम पांचों के लिए वहाँ से कूलर ले आना, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए कूलर लेकर आऊंगा। कैलाश के इतना कहने के बाद ऑटो चलता है, जिसके बाद कैलाश और सरला शहर के लिए निकल जाते हैं। अब बेचारी पांचों बहनें अकेले ही घर पर रह जाती हैं। वहीं ऑटो वाले ने थोड़ी शराब पी रखी थी। शराब के नशे में उसे बीच बीच में नींद भी आ रही थी। अरे भाई साहब, ये क्या, आप किस तरह से ऑटो चला रहे हो? थोड़ा सही से चलाओ। आप शांत हो जाइए, ऑटो वाला खुद ही चला लेगा। अरे भाई साहब, परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना, आज तो मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। इस तरह अचानक से ऑटो वाले की आंख लग जाती है और सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है, जिससे उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अरे कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ, वरना ये लोग यहीं मर जाएंगे। देखो तो सही, कितना खून निकल गया है इन लोगों का। कोई तो मदद करो इन लोगों की। इस तरह कैलाश और सरला दोनों सड़क के बीचों बीच तड़प तड़प के मर जाते हैं। जब इस बात की खबर कैलाश के भाई अनिल को पड़ती है तो वह फूले नहीं समाता। अरे भाग्यवान, हमारे तो भाग्य खुल गए। कल तक तो बस ये सोच रहे थे कि कब जाकर बड़े भाई का मकान हमारा होगा। अब तो वो परमानेंट के लिए हमारा हो गया है। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया जेठानी और जेठ जी को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कोमल हैरान हो जाती है। पहली बार किसी भाई को अपने भाई के मरने पर इतना खुश देख रही हूँ। वैसे खुश होना तो लाजमी है, लाखों की प्रॉपर्टी जो हमारे नाम हो गई। इस तरह कोमल और अनिल फौरन अपने भैया के घर पहुंच जाते हैं, जहां अपने ही माँ और पिता की लाश के आगे पांचों अनाथ बहनें बिलख बिलख कर रो रही होती हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अनिल झूठ मूठ का नाटक करके गांव वालों के सामने रोने लगता है। हे भगवान, अब कौन देखेगा इन पांचों को? ये बेचारी तो इतनी कम उम्र में अनाथ हो गई। मुझे इतने साल हो गए, कभी कोई संतान नहीं हुई। लगता है ये भगवान का ही कोई खेल है। अब से ये पांचों लड़कियां हमारी जिम्मेदारी हुई। मैं इन्हें बहुत प्यार से पालूंगी। हाँ बिल्कुल, माँ पिता की तरह प्यार करेंगे। चाचा जी, हमारे माँ पिता को क्या हुआ है? ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? माँ, पिताजी उठो ना, आप तो डॉक्टर के पास गए थे। उठ जाओ ना माँ, पिताजी। पांचों बहनें बहुत रो रही होती हैं, जिसके बाद अनिल अपने भैया और भाभी का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन अब भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि दोनों अपनी बेटियों से वादा करके गए थे वो घर लौटकर जरूर आएंगे। ये क्या, मरने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली? लगता है भगवान भी यही चाहता है। मेरे भाई ने हमारा अंतिम संस्कार भी करवा दिया, फिर हम यहाँ कैसे? सरला और कैलाश की आत्मा भटकने का एक मकसद था, और वो क्या था वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। तो ऐसे ही सरला और कैलाश की आत्मा भटकते हुए अपने घर लौट आती है, जहां वो देखती है कि अनिल और कोमल रात के अंधेरे होने को आई में बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये डंडा देखा है ना तुमने, कितना मोटा है? अगर अब तुम पांचों ने हमारी बात नहीं सुनी तो इस डंडे से मार मार कर तुम पांचों की चमड़ी उधेड़ दूंगी। चाची जी, हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रही हो? इस घर के अलावा अब हमारा है ही क्या? आप क्यों हम पांचों बहनों को हमारे घर से ही निकाल रही हो? देखा तो सही, कितनी मीठी बातें कर रही हैं ये मुझसे। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, हमें हमारे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। कैलाश और सरला ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरी ही बेटियों के साथ ऐसा करेगा। आखिर ये हमारी बेटियों को क्यों निकाल रहे हैं इस घर से? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
कैलाश अपने भाई के पास जाता है और उसको एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता और ना ही उसे कोई सुन या देख पाता है। सरला, ये लोग ना तो हमें सुन सकते हैं ना हमें महसूस कर सकते हैं, और तो और हम इन्हें छू भी नहीं सकते। इस तरह वो दोनों माँ पिता बेबस कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो आत्मा बन चुके थे। तो वहीं अनिल और कोमल पांचों अनाथ बहनों को घर से निकाल देते हैं। अरे रुको तुम पांचों, ये भी लेकर जाओ साथ में। कोमल ऐसा कहकर उनके माता पिता की तस्वीर उन्हें फेंक कर देती है। चाची जी, इस तस्वीर को फेंकने की क्या जरूरत थी? आप हमें आराम से भी तो दे सकती हैं। इस तस्वीर का मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो ये एक कचरा ही है। जाओ, इसे भी अपने साथ ही ले जाओ। इस तरह टूटे हुए शीशे की तस्वीर उठाकर पांचों बहनें वहां से निकल जाती हैं और चलते चलते वो अनाथ बहनें काफी दूर आ जाती हैं। दीदी, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, थोड़ी और हिम्मत रखो। रेखा के हाथ में उसकी छोटी 1 साल की बहन भी भूख से रोने लगती है। परी को भी भूख लगी है। अब मैं अपनी पांचों बहनों को क्या खिलाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है और पांचों अनाथ बहनें रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती हैं। बहुत गर्मी है और भूख प्यास से मेरी हालत खराब हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हमें भीख मांगनी होगी। वो देख घास, चल उससे एक कटोरा बना लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है बहन। क्या अब हम रोजाना भीख मांगेंगे? अभी तो रेखा दीदी ने कहा इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। इस तरह पांचों बहनें वहां पर भीख मांगने लगती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भीख नहीं देता। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे बच्चों का तो धंधा ही ये है। ये सब तुम्हारे 2 कौड़ी के माँ बाप ने ही सिखाया होगा तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे माँ पिताजी बहुत अच्छे हैं। आज अगर वो जिंदा होते तो हमें ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़ती। इस तरह कोई उन्हें भीख भी नहीं देता। पांचों की गर्मी के मारे बहुत बुरी हालत हो जाती है। कोई उल्टी करता है तो किसी को चक्कर आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उन्हें इस हालत में देखकर उनकी मदद करती है। ये लो बेटी, अपनी इस बहन को थोड़ा पानी ही पिला दो। हम जैसे गरीबों की यही हालत होती है, कोई हमारी मदद नहीं करता। वैसे तुम चारों और ये छोटी बच्ची एक साथ यहाँ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस तरह पांचों बहनें अपनी कहानी बूढ़ी औरत को सुनाती हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अगर बेटा तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इस तरह पांचों बहनें बूढ़ी औरत के साथ उसके घर आ जाती हैं। वह बूढ़ी औरत सबसे पहले मटके का पानी चारों को पिलाती है और छोटी बच्ची को गोदी में लेकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है, जिसके बाद वह उनके लिए खाना भी बनाती है। ये सब कैलाश और सरला की आत्मा देखकर बहुत खुश होती है। चलो, कोई तो है इस दुनिया में जिसका दिल अच्छा है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बूढ़ी औरत खाना बनाकर काम के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर अब दोपहर की धूप और बहुत गर्मी होने लगती है। धूप से गर्मी बहुत लग रही है। आपने सही कहा दीदी। आपको याद है जब कहीं छत पर छेद होता था तो माँ वहाँ घास लगा दिया करती थी। हम इस छत को घास से ढक सकते हैं। हाँ सही कहा, बाहर बहुत सारी घास भी है। इस तरह चारों छोटी समझदार बहनें घास काट कर बूढ़ी औरत की छत पर लगाने लगती हैं, लेकिन लगा नहीं पाती और लगाते वक्त कभी कील तो कभी पत्थर से उन्हें चोट लग जाती है। उनके माता पिता की आत्मा ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हमारे बच्चों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हे भगवान, आप ही हमें कोई ऐसी शक्ति दो जिससे हम अपने बच्चों की मदद कर सके। तभी आकाश से एक आवाज आती है। मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आज तुम आखिरी बार ही अपनी बेटियों से मिल पाओगे। हमें मंजूर है ईश्वर। तभी एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद अब कैलाश और सरला सभी को दिखाई सुनाई दे सकते थे। वह अपनी पांचों बेटियों के पास जाते हैं। पिताजी आप आ गए। माँ, हमने आपके बिना बहुत कष्ट उठाए। आप कहाँ चले गए थे? मैं जानती हूँ, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तभी उन्हें अपनी बेटियों के हाथ में घास दिखाई देती है। मेरी बेटी, जरा ये घास तो देना। घास लेकर दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वह टूटी फूटी झोपड़ी पूरी घास की मजबूत झोपड़ी में बदल जाती है। साथ में वहां एक घास का कूलर भी प्रकट होता है। आज के बाद तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगेगी। तभी बूढ़ी औरत घर लौट आती है। ये क्या, कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं आ गई? नहीं, ये आपका ही घर है। हमारी बेटियों की आपने इतनी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। अम्मा,
आप इनका ख्याल रखना, क्योंकि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है अब। तुम चिंता मत करो, आज से ये पांचों मेरी पोती हैं और तुम दोनों मेरे बहू बेटा। मैं जानती हूँ इन्होंने बहुत दुख उठाया है, लेकिन अब और नहीं उठाएंगे। ये सुनकर सरला और कैलाश बहुत खुश हो जाते हैं। वो आखिरी बार अपनी बेटियों को गले से लगाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी पांचों बेटियां अब घास के जादुई कूलर की हवा खाकर और घास के मजबूत घर में बूढ़ी औरत के साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगती हैं।